तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त। उम्मीद होगी कि आप लोग शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए, मैं सुरेंद्र सर अपने इस छोटे प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो हम लेकर आ गए हैं वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 1। यहाँ पर आज बातें होंगी बेसिकली वैद्युत रसायन की परिभाषा पर, चालकताएं पर, प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और वैद्युत रासायनिक कोशिका के घटक जो यानी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। और इसके बाद हम लास्ट में जानेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसमें ये लेक्चर नंबर 1 होगा और इसके बाद लेक्चर नंबर 2 होगा और लास्ट लेक्चर हम लेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर कर देंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे तो हम ट्राई करेंगे कि वन शॉट इसका ले आया जाए। तो क्या कहते हो मेरे बच्चों, तो क्या जल्दी से लेक्चर शुरू कर दिया जाए? तो चलिए बच्चों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो लाने पर का, कि आपके लिए बहुत सारा काम कर पाए। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 1 से। तो बेहतर अंदाज में इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक मैं हेडिंग लगा दूं। तो बहुत सारी हमने पहले स्लाइड आपके लिए रख रखी है, बहुत सारी पहले से आपकी कवर्ड है, तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा इसमें। अच्छा बच्चा, तो हम लगाते हैं आज की हेडिंग वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। चलिए, तो जो हमारे पास में इंग्लिश में हम जानते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से, बहुत खूबसूरत सा है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है बच्चा, किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो बेहतर अंदाज में हम जानेंगे, दो शब्दों से बेटा मिलकर बना है। पहला है देखो बेटा वैद्युत और दूसरा है बेटा हमारा रासायन। तो मतलब इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दो चीजों पर बेहतर अंदाज में बातें हो रही होंगी। पहला वैद्युत और दूसरा रासायन। पहला वैद्युत और दूसरा रासायन। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहां पर लिख देते हैं वैद्युत ऊर्जा और यहां लिख देते हैं रासायनिक ऊर्जा या रासायन ऊर्जा। इन दोनों के साथ में क्या होता है? इन दोनों के मध्य का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। मतलब एक हमारे पास में क्या है? एक वैद्युत ऊर्जा है, एक रासायनिक ऊर्जा है। इसके मध्य क्या पढ़ने वाले हैं? इनके संबंधों का अध्ययन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। तो हमारे पास में वैद्युत रसायन क्या है, कैसी है, तो वो हमने एक आपको दे दिया कि आखिर वैद्युत रसायन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वैद्युत रसायन सिंपली तरीके से दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वैद्युत और एक रसायन। इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारे पास जो निकल के ब्रांच आएगी वो आएगी वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो मतलब इसमें बेसिकली दो चीज हैं, वैद्युत पढ़नी पड़ेगी, रसायन भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों में रिलेशन भी पढ़ने पड़ेंगे और उनके बीच का जो इंटरचेंज हो रहा है बच्चों उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या मेरे खूबसूरत से बच्चों समझ में आ रहा है?
यदि आ रहा है तो बस काम क्या है, बने रहना पूरे लेक्चर के साथ में, मजा आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बच्चा बात करते हैं प्रतिरोध। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो सबसे पहले वैद्युत धारा के मार्ग में लगे अवरोध को, जैसे कि मान लो मेरे पास में ये रास्ता है, जा सकता था, लेकिन इसी में कोई बैरियर लगा दे, अवरोध लगा दे। जैसे सड़क में बेटा स्पीड ब्रेकर होता है ना, बच्चों ने कहा हाँ सर होता है। तो जस्ट लाइक दैट आपका जो करंट फ्लो होता है किसी तार में, करंट फ्लो होता है किसी तार में, तो उसके मार्ग में भी अवरोध लगा होता है, जिसका नाम क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। इसे किससे शो किया जाता है? इससे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा? ओम होता है। ओम ऐसे आपका आता है, ठीक है बच्चा। तो वैद्युत धारा के मार्ग में लगे प्रतिरोध को वैद्युत धारा के मार्ग में लगे अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध, ये ओम का नियम था, ओम का नियम, ठीक है बच्चा, ओम का नियम। तो यहां से R बराबर V अपॉन I। तो यहां से भी आप एक परिभाषा को डिफाइन कर सकते हो, यानी डिफाइन करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। वैद्युत तार के सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो यहां से बच्चा हमारे पास में क्या निकल के आएगा? एक बेहतर और खूबसूरत सा डेफिनेशन निकल के आएगा। तो हमने बेसिकली पहले क्या किया कि करंट वाला मार्ग है, उसमें क्या फ्लो हो रहा था? करंट। लेकिन करंट के रास्ते में क्या लगा था? एक बैरियर लगा था। उस बैरियर का नाम क्या था? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध इसी तरीके से हमने ओम्स का लॉ जानते, V बराबर IR होता है। तो यहां से भी R की डेफिनेशन लगाई जा सकती थी कि किसी तार के सिरों का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बच्चों बात क्लियर समझ में आई? बच्चों ने कहा हाँ सर, मजा आ गया सर। अब क्या चाहे तो बेटा इसको प्रभावित करने वाले जो हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को घटाने अथवा बढ़ाने वाले जो कारक है, क्या उन्हें भी पढ़ना चाहो? बच्चों ने कहा सर मजा आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला है बच्चा लंबाई। क्या है? लंबाई। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों R जो होता है वह L के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है। सीधा सीधा है ना। मैंने मैथ टू हिंदी वाला एक सेशन कंप्लीट किया था बेसिक फिजिक्स के एक लेक्चर में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये जो R है L के समानुपाती, इसका मतलब क्या है? L का मान जैसे जैसे बढ़ेगा R का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। सर कह रहा है हिंदी में, या तो साथ में बढ़ेंगे या तो साथ में घटेंगे, यानी L के बढ़ने से R बढ़ेगा, L के घटने से R भी घटेगा। तो यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लेकिन काम क्या है बच्चा, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो देखो यहां व्युत्क्रमानुपाती है, तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तो बच्चा इतना सा काम क्या कर देना, कम 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 कर देना, ठीक है। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बच्चा क्या है? इसका मतलब बच्चा ये है कि A का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। इसीलिए बच्चा कह रहा सर महंगी डोरी इसीलिए सर मोटी होती है। हाँ बच्चा, कि उसका रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा तो जो हमारी धारा होगी उसे कम करना पड़ेगा परिपथ में, और बिजली का बिल भी कम आएगा। इसीलिए बच्चों महंगी जो केबल्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं,
जितनी ज्यादा महंगी लेते जाओगे। कह रहा सर हम 2 किलोमीटर मोटा तार ले लें। मैंने कहा बेटा इतना मोटा बिछाएगा कैसे, लाएगा कैसे? तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं? बच्चे ने कहा ठीक है सर दे दो। तो क्या क्या हुआ, तो अभी इसकी बातें कर लें। तो R समानुपाती L अपॉन A, ये कहां से आया? समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगने वाला है, जिसे हम बेटा हंस का उल्टा रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रो। रो, जहां रो क्या है बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या बच्चों कहते हो, मजा आया प्रतिरोध में? तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो हमारे पास में क्या हो सकता है? लंबाई हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है, अगली बात करें तो टेम्परेचर भी हो सकता है, और अगली बात करें तो नेचर ऑफ वायर, यानी तार की प्रकृति भी हो सकती है। इन सारी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए इतना ही अभी जानना जरूरी है। तो चलिए बच्चों अगला जानते हैं। अगला हमारे पास में है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी जिसे हम जी लिखते हैं, जी बराबर होता है 1/r। सर कह रहा 1/r क्या है? उल्टा। उल्टे को क्या बोलते हैं? सर उल्टा को उल्टा ही बोलते हैं ना बच्चा, इसे बोलते हैं व्युत क्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? व्युत क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत क्रम। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? विद्युत प्रतिरोध के व्युत क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे किससे शो किया जाता है? इसे जी वाले अक्षर से शो किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स होता है, ये यहां लगेगा, ठीक है बच्चा। तो अपर केस लगना चाहिए था, लेकिन वो लग गया बिल्कुल बेटा साथ में ही, ठीक है, अपर केस लगा दिया गया। और यह बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? या इसे बोल सकते हैं महो, या बेटा हम सीमेंस या साइमन बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चा। इसका मात्रक हमारे पास में ये सारी चीजें निकाल देता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, और इतनी बातें यदि क्लियर हो चुकी हैं तो हमारे पास में ये छोटा सा टॉपिक जो था, छोटा सा टॉपिक था, वो क्या हो चुका है बच्चा? खत्म हो चुका है। वो छोटा सा टॉपिक क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। क्लियर सी बात? चलिए इतनी बात जब बिल्कुल खत्म सी हो गई तो चलिए अगला जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। जिसे हम शो किससे करते हैं? जिसे हम शो करते हैं रो से। किससे शो करते हैं? रो से। चलिए आओ बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। तो अभी हमने निकाला था R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। अब इसी से हम क्या करते हैं? रो का फार्मूला निकालें तो बटे वाला जो A है वो किस में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा, और गुणे वाला किस में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। अब यदि क्या हो जाए, इफ यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर हो तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहा सर ये सारे सारे एक एक हट जाएंगे सर, रो बराबर R आ जाएगा। देख बच्चा, ये A का मान भी 1, L का मान भी 1, तो आपने देखा कि ये सब एक एक वाले गुणा भाग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब बच्चों अगर फिजिक्स में होता तो यहां में मुझे मीटर लेना पड़ता, बट केमिस्ट्री में है तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो दूरियां होती हैं वो सेंटीमीटर, या जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेते हैं, इसलिए बेटा ये बहुत छोटी यूनिट में लिखे होते हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे फिजिक्स में ऐसा यूनिट की, तब हमारा मीटर और मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चा। तो अब क्या है बेटा, इसकी लंबाई कैसी है? एकांक, यानी यूनिट लेंथ है, तो क्या बोलूंगा? एकांक लंबाई। फिर क्या है? तथा एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। फिर क्या है? फिर हमारे पास में ये है, रो है, ये है, तो हमारे पास एकांक लंबाई हो गया, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक क्षेत्रफल, प्रतिरोध, वेट 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 कुछ एरर है, क्षेत्रफल, चालक के प्रतिरोध को, उल्टा हो गया, चालक के प्रतिरोध को, यहां से मतलब एरर है, ठीक है। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, सब कुछ एरर ठीक हो जाएगा। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, और टाइपिंग वाला कोई और नहीं है, मैं खुद हूं बेटा, सब कुछ करना पड़ता है मुझे। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं सर आपका बहुत बड़ा स्टूडियो होगा, आप सर बहुत कुछ होंगे, आपके पास में बड़े बड़े स्टूडियो होंगे, कैमरा सेटअप होगा। तो बच्चों अभी आप नादान हो, और बहुत बड़ी टीम होगी हमारे पास में, सब कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, तो अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ अकेले कर रहा हूं, जहां वो खुद की वीडियो एडिटिंग हो खुद करनी पड़ रही होती है,
चाहे वो फिर पीपीटी बनाना हो खुद ही करना पड़ रहा होता, फिर चाहे लेक्चर शूट करना हो वो ही स्वयं करना पड़ता है। तो बच्चों सब कुछ अकेले कर रहा हूं, संघर्ष है, अकेले चलना पड़ता है। काफिला तो सफलता मिलने के बाद बनता है, अभी तो संघर्ष वाले दिन हैं। काफिला तब बनेगा जब हम सक्सेस होंगे। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से आप भी लगे रहिएगा। क्षेत्रफल चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किससे शो करते हैं? रो से। इसे क्या पढ़ा जाता है? रो। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेंटीमीटर होता है, और इसे प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चा, डेफिनेशन कहां से निकाली जाती है? यहां से जाकर। ठीक है, तो वो तो लिख दी गई जो है तो है। अब अगला चल लेते हैं। क्या है हमारे पास? अब विशिष्ट चालकता, जिसे हम लिखते हैं कप्पा से। कप्पा डिजाइनर की, जैसे हर घर में होता है बप्पा, तो यहां हम लिखते हैं कप्पा। तो रो, रो क्या है बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध था। और मैंने बताया कि इसे क्या बोलते हैं? उल्टा लिख दिया जाए तब इसे बोलते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। तो आपने देखा हमने इसे उल्टा लिख दिया, तो क्या लिख सकता हूं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे शो किया जाता है? कप्पा से। अब मात्रक लिख दूं, मात्रक क्या होना चाहिए इसका? ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या हम इसे महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम इसे सीमन या साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो मात्रक बच्चों इसके ये हो सकते हैं। अब इसको देखते हैं, चूंकि हमने पढ़ा रखा है रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। इसे उल्टा करके लिख दीजिए, तो यानी हमारे पास आएगा एल अपॉन आर ए। अब इसे देखते जाना बच्चों, इसमें क्या क्या बनेगा। जो कप्पा है तो वन अपॉन आर अलग हो गया, एल अपॉन ए हो गया, और वन अपॉन आर होता है जी, और इसे बेटा बोलते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, इसकी भी डेफिनेशन आप लगा सकते हो, कई बार एग्जामों में पूछ ली जाती है सेल स्थिरांक। आपको यदि ना पता हो तो एल अपॉन ए, जिसे हम सेल स्थिरांक बोलते हैं। देखो बेटा, ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा बकैती करके बेटा काम क्या होता है? सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस के लिए काम क्या चाहिए? हम लोगों को बिल्कुल अटेंशन क्लियर होना चाहिए, पढ़ने का हमारे पास में थोड़ा हार्ड वर्क होना चाहिए, मौज मस्ती और मजाक से पढ़ना। देखो ठीक है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन देखो जो आजकल कहीं ना कहीं आप देखते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचर आके क्या क्या बोल के जाते हैं, कैसा क्या पढ़ाते हैं, वो सब कुछ देखो बहुत कुछ मायने रखता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि देखो हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, और ऑनलाइन आने में देखो टाइम लगता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यार हम लोग जो ऑफलाइन वाले टीचर होते हैं, जो हमको बोलना होता है या जो हमारे तक पढ़ाने का तरीका होता है, वो ऑफलाइन डोमेन जैसा होता है, जो हम ऑफलाइन बच्चों को फील देते हैं वो वाला होता है। हम ऑनलाइन में आएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, जो भी हो सकता है बेटर करने का प्रयास करेंगे, सुधार करते रहेंगे, और जो सजेशन हो आप लोगों का लगता है आपको सर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, देखो हम ट्राई कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, हमें एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, हमें बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। उसका सजेशन आप लोग दोगे कि सर वीडियो कैसे लाने चाहिए, कितने लेंथ के होने चाहिए, सर कौन सी वीडियो आप दीजिए, न्यूमेरिकल वाले दीजिए, थ्योरी वाले दीजिए, वन शॉट दीजिए, क्या चाहिए, व्हाट एवर यू वांट, राइट इन डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट बॉक्स। आप वहां पर जाकर आप अपना कमेंट करिए और बताइए कि सर हमें ये चीज चाहिए, सर हमें मैथ में सर लेक्चर ये इसके चाहिए, सर हमें बायो में सर इसके लेक्चर चाहिए, सर हमारा फिजिक्स का ये छूटा हुआ है, केमिस्ट्री में सर ये बचा हुआ है। तो आप हमसे बोलिए, बात करिए, हमसे बात करोगे, हम ट्राई करते हैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, बहुत सारे मेहनत करते हैं। तो बस आप लोग भी हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, और बहुत बच्चों ने बहुत दिखा भी रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का इस तरीके से जो प्यार है बरकरार रहेगा, और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा जरूर हो सकता है 19-20 हो या कुछ भी हो, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। आपको लगता है हम डेडिकेशन लगा रहे हैं सब कुछ पे, लेकिन देखो स्टार्टिंग में सब कुछ लाना और सब कुछ करना बहुत दिक्कत देता है। हम जो ये शूट भी कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल शूट हमारे मोबाइल से हो रहा होता है। किसी दिन दिखाऊंगा सेटअप हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जब आपको देखना हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
तो चलिए ये हो गया। तो अब इसके बाद हमारे पास में आता है बच्चा मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है? उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता जिसमें, उस विलयन की चालकता जिसमें एक मोल चालकता जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट घुला होता है या घुली होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलर चालकता। मतलब हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले, उस सॉल्यूशन पर हम एक मोल वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KCl जो आयनों में टूट जाता है, हम उसे घोल दें। घोल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हाँ, इसे हम अगर बात कर लें तो इसे हम लेमडा m से शो करते हैं, से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? लेमडा m से। और अगर इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक के लिए बात करेंगे तो हमारे पास होगा ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, या हमारे पास में महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, या हमारे पास में होगा साइमन या सीमेंस मैंने कहा था, और इंटू मोल इनवर्स। तो हमारे पास में बच्चा इतनी सारी चीजें इसके यूनिट में हो सकती हैं। और कैसे लिखेंगे? तो जो हमारे पास में लेमडा m होता है वो होता है कप्पा गुणे 1000 और बटे में मोलरिटी, मोलरता। तो इससे बेटा हम खूबसूरत खूबसूरत से सवाल भी लगा सकते हैं। और सवालों की ज्यादा टेंशन मत लीजिए केमिस्ट्री में। जिन बच्चों को भी लगता है वो सवाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत फिजिकल केमिस्ट्री से खूंखार है, तो मैं आपको सिर्फ 3 लेक्चर लाऊंगा, एक सॉल्यूशन का, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एक केमिकल काइनेटिक्स का। तीनों एक एक चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, आपको लगाना कैसे है। आप लोग न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम है उनमें थ्योरिकल कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है, जो न्यूमेरिकल्स में बहुत कम नंबर के आते हैं। तो अभी आप लोग कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल सेशन कराऊंगा तो आप लोगों को हर एक न्यूमेरिकल्स बनने लग जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, बस आप ये बात। तो चलिए बच्चा, ये सब होने के बाद अगला देखते हैं। तो अगला हमारे पास में तुल्यांकी चालकता। तो उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम, जिसमें 1 ग्राम, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुला होता है। कितना? जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुली होती है, उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे किससे? इसे लेमडा EQ से शो करते हैं, इसे लेमडा EQ से शो करते हैं। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है ना बच्चा, मात्रक, अच्छा निकालना भी सीखना हो मात्रक तो वो भी हो सकता है। ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स, इक्विवेलेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसकी जगह में महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स, या सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू तुल्यांक इनवर्स। तो बच्चों हमारे पास ये यूनिट हो सकते थे। इसका फार्मूला क्या आएगा हमारे पास में? लेमडा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, और नीचे जो कंसंट्रेशन है इस बार हम नॉर्मलता लेने वाले हैं, नॉर्मलता। तो ये हमारे पास में इसका फार्मूला आ जाएगा, और इससे आप खूबसूरत खूबसूरत से कुछ न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपको बता दूं, लगभग 30 सवाल अगर आपने लगा लिए तो आपको यूपी बोर्ड का हर एक क्वेश्चन बनने लग जाएगा। आपके जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम है हर एक का बनने लग जाएगा। आपके पिछले वाले चैप्टर में उसमें भी आपको मैं 35-40 क्वेश्चन बताऊंगा। अगले वाले चैप्टर में जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें भी आपको 25-30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके कारण आपको पूरा सवाल लगाने की बेहतर ढंग से आपको आदत हो जाएगी, बहुत खूबसूरत सी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब काम क्या करते हैं, लास्ट में टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारे पास में है बेटा कोलराउस का नियम। कोलराउस बेटा एक अच्छा है, थ्योरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है।
और इसकी जो आधारशिला है वो कहीं ना कहीं आपकी मोलर चालकता है, जो पढ़ाई है वही है। तो जो चालकताएं वगैरह हैं तो इसका जो चीजें हैं वो सब वहीं से आता है। तो क्या कह रहा है बेटा, देखो इसका परिचय भी लिख सकते हो आप कि सर्वप्रथम एक कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया या नियम दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या हो सकता है, अनंत तनता पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो लेमडा ई क्यू है वो भी कितना, अनंत अनंता पर, ये तुल्यांकी चालकता के लिए बात कर रहा हूं, तुल्यांकी चालकता के लिए। तो क्या होगा, तो कह रहा है उसमें धनायन, हमने कहा ठीक है, और कह रहा है ऋण आयन, दोनों की चालकताओं के योग के बराबर, ठीक है। तो इसमें और आपके पास में यदि ये है तो आपके यहां लग जाएंगे। ये क्या होता है, जहां n प्लस धनायन पर आवेश, धन आयन पर आवेश, और n माइनस क्या होता है, ऋण आयन पर आवेश। ध्यान देना बच्चों कि धनायन और ऋणायन पर आवेश है, आवेशों की संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर इसी हम चीज पे अगर थोड़ा सा और हम जाएं तो हम इसमें मोलर चालकता में भी इसे लिख सकते हैं, मोलर चालकता में भी। तो मोलर चालकता में लिखना हो तो अनंत अनंता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के बराबर योग के बराबर होती है। जहां आपका ये जो मैंने यूज करने जा रहा हूं, जहां आपका Rc और Ra ये धनायन की संख्या और ये है हमारे पास में ऋण आयन की संख्या। यानी अगर जब बात कर रहे हैं हम मोलर चालकता की, जब हम बात कर रहे हैं मोलर चालकता की तो इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या यूज होती है, और जब बात कर रहे हैं हम तुल्यांकी चालकताओं की तो धनायन और ऋणायन पर आवेश की बात होती है। इसमें डिवाइड में होता है और इसमें गुणे में होता है। तो ये सारी चीजें आपके कोलराउस के नियम पर इंक्लूड हो गई। अब क्या हो सकता है, अब भी हम इसके आगे जा सकते हैं। जा क्या सकते हैं, देखिए कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या कहता है, अनुप्रयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की चालकता ज्ञात करने में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लगा हुआ है, यदि HCl, NaCl और CH3 COO Na की चालकता दी हो तो एस्टिक अम्ल की चालकता ज्ञात कीजिए। हाँ H शायद नहीं है, मैं लगा देता हूं कि चालकता। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी लिया हो तो हम HCl को जाते हैं। तो HCl बेटा कैसे टूटेगा, कह रहा सर H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, ठीक है, वेरी गुड। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दूं इसे। फिर क्या है आपके पास में, कह रहा सर NaCl है, तो NaCl उठा लिया। तो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे। अब हमारे पास में क्या है, CH3 COONA सोडियम एसीटेट, ये कैसे टूटता है, CH3 COO माइनस और प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, इक्वेशन नंबर 3। हमें चाहिए किसका बच्चा, हमें चाहिए CH3 COOH का। सॉरी इसमें एक मिस्टेक और है जो कि शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे देखा नहीं जा रहा होगा। इसके स्मॉल जो O है वो स्मॉल लेटर में है, वो जो है वो स्मॉल लेटर में, जबकि किस में होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। अब देख बच्चा, मैं तेरे को एक बड़ा खूबसूरत सा तरीका बता दूं। देख बेटा इसमें देख CH3 COOS, तो यहां से देखा बेटा CH3 आपको ये मिल गया COOH और H यहां से मिल गया। तो देखो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 1 मिले। तो आपको करना क्या, जिनमें मिले हैं उन्हें जोड़ दो। तो समीकरण 3 प्लस 1, और जो नहीं मिला है ना तो उसमें घटा दो समीकरण 2। तो बस आपको इतना करना है, इतना करके लिख दो, बाकी सब कुछ आगे। तो लेमडा इन्फिनिटी CH3 COON प्लस लेमडा इन्फिनिटी HCl माइनस लेमडा इन्फिनिटी
NaCl। अब इस तरफ का बच्चा लिखो, क्योंकि यहां भी तो खूबसूरत सी बातें हुई थी। लेमडा इन्फिनिटी CH3 C डबल O माइनस प्लस का लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस माइनस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस और माइनस का लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब देखो ये वाला जो बच्चा है इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों टर्म्स इसके निगेटिव वाले आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये Na प्लस ये Na प्लस इससे और Cl इससे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा, पहले ये टर्म्स लिखनी होगी, तो CH3 C डबल O Na प्लस का लेमडा इन्फिनिटी HCl और माइनस का लेमडा इन्फिनिटी NaCl। NaCl। अब इस तरफ बचा क्या, पहला टर्म्स ये और दूसरा ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, CH3 C डबल OH। तो यदि आपको बच्चों इन सारी चीजों का अगर आंसर पता होता और आपको ये पता होता कि इसका क्या होना है, तो हमारे पास में अगर ये पता होता कि हमारे पास ये अगर एक्चुअल में ये इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता होती, इसकी वैल्यू पता होती, इसकी वैल्यू पता होती, तो शायद हमारे पास में उसकी वैल्यू निकालना इजी रहता, कोई बड़ी चीज नहीं थी और आसानी से निकाल सकते। ठीक है बच्चा, तो निकालना कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्लियर बात। चलिए अगले चल लेते हैं। तो अगला है हमारे पास में वियोजन की मात्रा, जिसे हम ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा याद करने में, इसे बेटा हम लिखते हैं अल्फा। अल्फा कैसे निकाला जाता है, लेमडा इन्फिनिटी में m लिख दो और ये लेमडा c पे m लिख दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेमडा इन्फिनिटी पर eq लिख दो और लेमडा c पे eq लिख दो। अब सबसे पहले बात कर लें, जहां टर्म्स हमने यूज की है, लेमडा इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत तनुता पर आपने अगर m लिखा पर मूलर चालकता और आपने लेमडा सी लिख दिया और एम लिख लिया, तो किसी सांद्रता पर मूलर चालकता। इसी तरीके से अगर EQ लिखा होता तो आप उसे तुल्यांकी चालकता में कन्वर्ट कर सकते थे। किसमें, तुल्यांकी चालकता में कन्वर्ट कर सकते थे। क्लियर सी बात। अब यहां पर आ गया बच्चा अगला, तो हमारे पास में क्या है, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, तो इसे निकालने के लिए के होता है, ये के है, डिजाइनर मत बनाना, कप्पा वाला मत बना देना। तो इसका होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। चूंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए, किसके लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए जो होता है बच्चा, वो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट 1 होती है। तो आप इसे के बराबर सी अल्फा स्क्वायर भी लगा सकते हो, लेकिन किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए लगाया जा सकता है, और ऊपर वाला सभी के लिए लगाया जा सकता है, हर एक के लिए लगाया जा सकता है। पक्की बात। चलिए, उम्मीद होगा कि आप लोगों को कोलराउस का नियम समझ में आ रहा होगा। तो इसका एप्लीकेशन नंबर चौथा, ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने में। ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकाल जाता है, हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं, टी। तो एक आयन द्वारा धारा का प्रवाह डिवाइड बाई कुल आयनों द्वारा धारा का प्रवाह। तो हमारे पास ये चीज होती है कि हम निकालते हैं इस तरीके से। अब किसी ने कह दिया कि टी धनायन का निकालिए, तो हम क्या करेंगे, अब कौन सा आयन हो चुका है, धनायन, तो हम ऊपर लिख देंगे धनायन द्वारा धारा का प्रवाह डिवाइडेड बाई कुल आयनों द्वारा धारा का प्रवाह।
का प्रवाह। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो कुल आयन कौन कौन से होंगे? धनायन और ऋण आयन की बात चल रही है। ठीक है बच्चा। अगला क्या है? टी ऋण आयन। तो कैसे निकालेंगे? ऋण आयन द्वारा धारा का प्रवाह बटे कुल आयनों द्वारा धारा का प्रवाह। ठीक बच्चा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो टी हमारे पास में क्या है? टी धनायन और प्लस टी ऋणायन जो होता है, इस टोटल का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। यानी जितनी धनायन ले जाएगा और ऋणायन ले जाएगा तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हो किसी भी आयन का। तो आपको पता होगी इस सवाल में क्या दिया होगा, एक आयन द्वारा हमारे पास में धारा का जो फ्लो होगा वो दिया होगा, कुल धारा का फ्लो दिया होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक बच्चा। अब क्या रह गया? तो लास्ट हमने एक वादा किया था कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाया जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चा, ऑक्सीकरण और अपचयन भी पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो अगला लेक्चर आपको देने वाले हैं वो इसी से कनेक्टेड रहेगा। तो हम अपचयन, रिडक्शन और इसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लियर सी बात? चलिए बच्चा देखते हैं। तो रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या क्या हो सकता है? हमारे पास 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मैं सिर्फ डेफिनेशन आज देने वाला हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है यार, इसे भी अभी गिरना था। तो चलिए बच्चा, तो यहां पर देख ले। सबसे पहले इसमें हो सकता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो यहां उल्टे करते जाना है बेटा। ऑक्सीजन का त्यागना क्या कहलाएगा बेटा? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना हो तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का त्यागना हो तो अपचयन है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसमें क्या होगा? ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो यहां क्या आ जाएगा? धन विद्युत तत्व का जुड़ना क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। अब बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस पूरे चैप्टर में लगनी है वो देख लीजिए। अभी तक तो कुछ नहीं था। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का त्यागना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसे क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीजें होंगी। लास्ट है हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। और इसमें होगा बच्चे हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो बच्चा पार्टी, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमने सारी डेफिनेशन कवर कर रखी है। यदि आप लोगों को काम क्या हो, ये लेक्चर पढ़कर मजा आई हो तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पढ़कर मजा आया होगी, जबरदस्त लगा होगा। तो यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी और पूरा का पूरा हम K12 का सेगमेंट लाने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।